स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है गुप्त साम्राज्य के ऊपर MCQ। ये हमारी जो है सीरीज चल रही है हिस्ट्री में, एशियन हिस्ट्री, जहां हम जो है कर रहे हैं एशियन हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस MCQ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का वो है कि गुप्त राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी घटोत्कच। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रीगुप्त। जो श्रीगुप्त है वो गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग करने वाले पहले गुप्त शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किस लिच्छवी राजकुमारी से शादी की। ऑप्शन ए ध्रुव देवी, बी कुमार देवी, सी प्रभावती, डी कुबेर नागा। इसका जो राइट आंसर है वो है कुमार देवी। जो कुमार देवी थी वो एक लिच्छवी राजकुमारी थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त युग की शुरुआत किस वर्ष में चंद्रगुप्त प्रथम के राजाभिषेक के साथ यानी कि के बाद हुई। ऑप्शन ए 300 ईस्वी, बी 319 से 320, सी 335, डी 380। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 319 से 320 ईस्वी पूर्व जो है गुप्त युग की शुरुआत हुई और चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक के बाद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का विस्तृत विवरण किस अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए महरौली लौह स्तंभ, बी प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, सी है जूनागढ़ शिलालेख, डी है मंदसौर शिलालेख। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति या जिसको इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख कहा जाता है। उसमें गुप्त जो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का विस्तृत विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दी है। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, बी V.A. स्मिथ, सी R.C. मजूमदार, डी R.K. मुखर्जी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक के अनुसार महान समुद्रगुप्त के बाद कौन गद्दी पर बैठा था लेकिन वह बहुत डरपोक राजा था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी रामगुप्त, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी सिकंदगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रामगुप्त। जो रामगुप्त है वो किसके अनुसार, देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक के अनुसार महान समुद्रगुप्त के बाद जो है गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को स्थायी रूप से हराने के लिए कूटनीति और वैवाहिक गठबंधन दोनों का सहारा लिया। उन्होंने किस नाग राजकुमारी से शादी की थी। ऑप्शन ए ध्रुव देवी, बी कुमार देवी, सी कुबेर नागा, डी प्रभावती। इसका जो राइट आंसर है वो है कुबेर नागा। जो कुबेर नागा है वो एक नाग राजकुमारी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इनसे शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती की शादी किस वकाटक राजा से कर दी थी। ऑप्शन ए प्रवरसेन द्वितीय, बी रुद्रसेन द्वितीय, सी पृथ्वीसेन द्वितीय, डी हरिसेन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रुद्रसेन द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे
उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती की शादी जो है वो काटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए महाराजा धीराज, बी शकरी, सी विक्रमादित्य, डी ब और स दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी कि शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली उपाधि जो धारण की थी वो महाराजा धीराज की थी और दूसरी जो है शकरी थी, जिसको शकों का नाश करने वाला कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ यह है, शकरी का अर्थ है कि शकों को नाश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की इस महत्वपूर्ण विजय के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य कहां तक फैल गया और उसकी दूसरी राजधानी क्या बनी? ऑप्शन ए बंगाल तक और राजधानी बनी पाटलिपुत्र, बी अरब सागर तक और उज्जैन राजधानी बनती है, सी दक्कन तक और अयोध्या राजधानी, डी हिमालय तक और कन्नौज राजधानी बनती है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरब सागर तक फैल गया था और उसकी जो राजधानी है दूसरी राजधानी वो उज्जैन स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक द्वारा या किस गुप्त शासक ने रखी हुई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। जो कुमारगुप्त प्रथम थे उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिमी खैबर दर्रे से हुनों के आक्रमण का खतरा किस गुप्त शासक के शासनकाल के अंत में मंडराने लगा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी बुधगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। जो कुमारगुप्त प्रथम का शासन था उसके शासनकाल के अंत तक जो है खैबर दर्रे के रास्ते हुनों का आक्रमण का खतरा बढ़ने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुनों को अपनी विशाल सेना की मदद से किसने क्या कहता है कि हुनों को अपनी विशाल सेना की मदद से किसने हराया, लेकिन लगातार हमलों के कारण गुप्त साम्राज्य कमजोर होने लगा? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी बुधगुप्त, डी नरसिंहगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 ईस्वी से 530 ईस्वी के बीच तोरमान और महिरकुल जैसे शक्तिशाली हूण शासक कहां तक पहुंच गए थे? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, बी दक्षिण भारत, सी मध्य भारत और मालवा, डी उत्तर पश्चिमी भारत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य भारत और मालवा तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा में हूणों को किसने उखाड़ फेंका और एक महान शासक के रूप में उभरा? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी यशोवर्मन, सी यशोधर्मन, डी नरसिंहगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है यशोधर्मन। जो यशोधर्मन था वो मालवा में हूणों को उखाड़ फेंका और एक महान शासक के रूप में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त प्रशासन मौर्य साम्राज्य से प्रेरित था लेकिन उनसे कैसा था? ऑप्शन ए अधिक केंद्रीकृत, बी कम केंद्रीकृत, सी पूरी तरह से भिन्न, डी पूरी तरह से विकेंद्रीकृत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कम केंद्रीकृत। जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त प्रशासन था, वो मौर्य साम्राज्य से कम केंद्रीकृत था, यानी कि केंद्र सेंट्रलाइज शक्ति कम थी उसमें। नेक्स्ट देखिए, गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए जनपद, बी भुक्ति, सी विषय, डी राष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भुक्ति। जो गुप्त साम्राज्य थे उस समय जो प्रांतों को कहा जाता था वो भुक्ति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुक्ति यानी कि प्रांत को कौन शासित करते थे जिन्हें अक्सर राजकुमारों में से चुना जाता था? ऑप्शन ए विषयपति, बी आयुक्त, सी उपरिका,
डी ग्रामीण। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऊपरी का। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में भूमि राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू आय का प्रमुख स्रोत था। इसके अलावा जब भी सेना किसी ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती थी तो गांव वालों को उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना होता था। इस कर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए विष्टि कर, बी शिभक्ति कर, सी शुल्क कर, डी भाग कर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिभक्ति कर, यानी कि भक्ति कर कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री फरहान के अनुसार गुप्त काल में आम जनता को कितनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई थी? ऑप्शन ए बहुत कम, बी काफी, सी बिल्कुल नहीं, डी केवल उच्च वर्ग को स्वतंत्रता थी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काफी स्वतंत्रता मिली हुई थी, यानी कि अधिक स्वतंत्रता थी, वो अधिक खुले में अपना जीवन जो है जी सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था में बदलाव आने लगा था और इसकी जगह किसकी सामाजिक और अनुभव जन्य वास्तविकता बनने लगी थी? ऑप्शन ए है जाति व्यवस्था, बी है वर्ग व्यवस्था, सी है धार्मिक व्यवस्था, डी है राजनीतिक व्यवस्था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जाति व्यवस्था। जो जाति व्यवस्था थी वो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था में बदलाव आने के कारण अब जो विकास हो रहा था वो जाति व्यवस्था का हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, स्मृति लेखक कात्यायन ने पहली बार अस्पृश्य यानी कि अछूतों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? ऑप्शन ए शूद्र, बी चांडाल, सी अस्पृश्य, डी बहिष्कृत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चांडाल। जो चांडाल शब्द का प्रयोग है वो इस कात्यायन स्मृति लेखक कात्यायन ने किया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में हमें पहली बार सती प्रथा का उदाहरण किस काल में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी हर्षवर्धन काल, डी चालुक्य काल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुप्त काल, यानी कि मध्य प्रदेश में हमें पहली बार सती प्रथा का उदाहरण जो है वो गुप्त काल से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किस रूप में दिया जाता था? ऑप्शन ए अग्रहार, बी देवग्रह हार, सी ए और बी दोनों, डी केवल देवग्रहार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि अग्रहार व्यक्तिगत खर्च के लिए और देवग्रह हार मंदिरों के रखरखाव के लिए जो है भूमि अनुदान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी शैव धर्म। इसका जो राइट आंसर है कि अधिकांश गुप्त शासक जो हैं वो वैष्णव धर्म के जो है गुप्त शासक जो हैं वो शैव धर्म के जो है उपासक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री फहान के अनुसार ब्राह्मणवाद के विस्तार के कारण गंगा घाटी में बौद्ध धर्म और बौद्ध स्थल किस में जाने लगे थे? ऑप्शन ए विकास, बी उपेक्षा, सी संरक्षण, डी पुनर्निर्माण। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा उपेक्षा, यानी कि जो बौद्ध धर्म और जो बौद्ध स्थल थे वो उपेक्षा होने लगी थी, उनकी उपेक्षाएं करने लगे थे, यानी कि उनको छोड़ने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा यह जो था लेक्चर आज का वो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे गुप्तकालीन स्वर्ण युग। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। थैंक यू।